शकीला वगैरह जाग उठी थी, बड़ी माँ सो रही थी। हम लोग भी बाथरूम चले गए। तैयार होने के बाद हम सीटों पर आ बैठे। तसद्दक अभी तक एक बर्थ पर दराज था। अलबत्ता कमाल मुंह हाथ धोकर मुस्कुराता हुआ हमारे पास आ बैठा। सुनाइए आरिफ भाई, नींद आ गई थी? हाँ, सूली पर भी आती है। आपके बारे में बहुत से सवालात जहन में मचल रहे हैं। मचल मचल कर क्या कह रहे हैं? तालूत बोला। यही कि ए अजनबी, तू कौन है? ओह, बड़ा टेढ़ा सवाल कर रहे हैं। अपने बारे में तो खुद हम भी नहीं जानते। मैंने कहा, मैं जल्दी नहीं करूंगा। कमाल मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब? पहले मैं आपको अपने खलूस का यकीन दिलाऊंगा और जब आप मेरे खलूस पर एतमाद करने लगेंगे तो खुद ही अपने बारे में बता देंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये ठीक है। क्यों यूसुफ? कमाल अच्छा इंसान है, लेकिन बहरहाल हम जल्दी अपने बारे में तहफ़्फ़ुज़ात करेंगे और फिर उन्हें फौरन बता देंगे। जाने दीजिए इस जिक्र को, कोई और मौजू? कमाल ने कहा। मौजू तलाश करें। तलाश करने की क्या ज़रूरत है? चलिए हम आपसे ये सवाल कर देते हैं मिस्टर कमाल कि ट्रेन कहाँ जा रही है? ट्रेन तो दावरपुर तक जाएगी, लेकिन हमारी मंजिल बस आने वाली है। उस मंजिल का क्या नाम है? अजमताबाद। कमाल ने जवाब दिया और मैं हैरान रह गया। हम अपने ही वतन में दाखिल हो गए थे। ना जाने पैदल सफ़र हमें कहाँ ले आया था। अजमताबाद के बारे में मैं पहले भी सुन चुका था, गो कभी उस तरफ आना नहीं हुआ था। जानते हो? तालूत ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। एक अर्ज करूं? अचानक कमाल बोल पड़ा। जरूर। हर इंसान की तबीयत में तजस्सुस होता है और मुझे आप इंसान तो तस्लीम कर ही लेंगे। मैं भी बहुत से मामलात में बार बार आपसे सवाल करूंगा क्योंकि वो फितरी होंगे। आप उन सवालात से नाराज ना हों, बल्कि अगर उनमें से कोई जवाब देने के काबिल हो तो जवाब दे दें, वरना साफ कह दें कि ये नाकाबिल जवाब है। कोई सवाल तुम्हारे ज़हन में आया है कमाल? हाँ प्लीज़, क्या आप मुझे एक छोटे भाई की हैसियत से ट्रीट नहीं कर सकते? ठीक है कमाल, लेकिन सवाल क्या है? आप लोग इस मुल्क के रहने वाले हैं? हाँ। जाहिर है अपनों में से मालूम होते हैं। मैं बिला मुबालगा कह दूं कि आपकी शख्सियतें बहुत शानदार हैं। मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हैं? कट। मैंने कहा, कोई बात नहीं। जवाब ना देने में कोई ख़ास बात है? हाँ। तब ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, शकीला बाजी से आपका कोई रिश्ता है? नहीं। ओह, लेकिन अपनों से ज़्यादा अजीज़ हैं। इसी तरह हम दोनों का भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक दूसरे को भाइयों से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। मुझे भी आप खुद में शामिल कर लें, कमाल ने कहा। क्या करोगे कमाल? ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाने दीजिए, मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ। क्यों भाई, गुंजाइश है? तालूत ने पूछा। निकालने की कोशिश करेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी, कमाल मुस्कुराते हुए बोला। पढ़ते हो कमाल मियाँ? जी। तुम्हारे मामू का नाम क्या है? सैयद तनवीर जमाल, मशहूर शख्सियत हैं। बहुत खूब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े आदमी की बेटी को तलाश क्यों नहीं किया गया? पुलिस आज तक हरकत में है आरिफ भाई। सैकड़ों लोग आज भी मामू जान से तनख्वाह लेते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ वो अफशां बाजी को तलाश करते रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मामू जान ने कौन सी कोशिश नहीं की। दर्जनों बुर्दा फरोशों से राब्ता कायम किया। मशरिक़ वुस्ता के बहुत से मोहल्लों में तलाशी कराई गई, ना जाने क्या क्या हुआ। कमाल है, कोई पता नहीं चल सका, निशान भी नहीं मिला। तनवीर साहब की किसी से दुश्मनी थी? बहुत से कारोबारी हरीफ हैं, उन्हें टटोला। पुलिस ने हमारे साथ जबरदस्त ताउन किया था। अफशां बाजी की तलाश के ख्याल से कौन सी जगह थी जो छोड़ी गई? मेरे ख्याल में लाखों रुपया उनकी तलाश की कोशिशों पर सरफ हो गया। तालूत ने ठंडी सांस ली। मैं उस वक्त उसका मतलब समझ गया था। वो सोच रहा था कि काश उस वक्त वो असली हैसियत में होता तो उन लोगों की मुश्किल हल कर देता। वैसे कमाल मियाँ, उनकी गुमशुदगी की तफसील तो बताएं। यूनिवर्सिटी गई थी, मामूलात में कोई फर्क नहीं था। ड्राइवर वक्त मुकर्ररा पर गाड़ी लेकर गया, लेकिन पता चला कि वो थोड़ी देर कबल जा चुकी हैं। बस इतनी सी बात। किसके साथ गईं, कहाँ गईं, ये आज तक नहीं मालूम हो सका। आप खुद सोचें कि क्या क्या ना किया गया होगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा और हम खामोश हो गए। नाश्ते वगैरह का बंदोबस्त था। बड़ी माँ जाग गई थी और पुरसुकून थी। अफशां अब भी उनके पास मौजूद थी। अरे अफशां बेटे, तुमने कपड़े नहीं बदले? अचानक वो बोली। यहाँ मेरे कपड़े हैं कहाँ अम्मी? हैं? हाँ। ये ट्रेन ना जाने इतनी सुस्त रफ्तार क्यों है? तसद्दक, ट्रेन कब पहुंचेगी? बस 1 घंटा बाकी है बड़ी माँ, तसद्दक ने जवाब दिया। ड्राइवर से कहो तेज चलाए, बड़ी माँ ने कहा। जी बेहतर। बड़ी माँ, अगर आप इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दें तो ये खुद ब खुद तेज चलने लगेगी। तालूत ने तसद्दक की तरफ इशारा करके कहा। हैं? बड़ी माँ चौंक पड़ी,
फिर वो तसद्दुक को घूरते हुए बोली, हाय तसद्दुक, तू इतना मोटा क्यों हो गया? अब तक तो हम घर पहुंच भी गए होते। और पूरे कंपार्टमेंट में कह कहे गूंज उठे। तसद्दुक का चेहरा लाल भभोका हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि तालूत की बोटियां चबा ले। अगर आप जल्दी पहुंचना चाहती हैं बड़ी माँ तो इन्हें नीचे उतार दें, आगे रह जाएगा बेचारा, चलो अब रहने दो। रह जाएगा बेचारा, चलो अब रहने दो, आइंदा इसे कहीं साथ नहीं ले जाएंगे। बड़ी माँ, आप भी मेरी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही हैं। तसद्दुक फूले हुए सांस के साथ बोला, आय हाय, तू इतना मोटा हो ही क्यों गया? गलती तेरी है, बड़ी माँ ने कहा। और तसद्दुक दांत चबाता हुआ हमारी तरफ आया। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगा कि याद करोगे। बड़ी माँ की वजह से खामोश हूं, लेकिन ये समझ लो तसद्दुक की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बड़ी माँ देख लीजिए, ये तबर्रक हमें धमकियां दे रहा है। और तबर्रक पर बड़ी माँ भी हंस पड़ी। बड़ी माँ, इसे खामोश कर दें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। तसद्दुक धाड़ा। वादा ले लें बड़ी माँ, जल्दी से वादा ले लें। मुझे शुबा है मिस्टर तबर्रक खुदकुशी नहीं करेंगे। अगर ये खुदकुशी करने की नीयत से ही नीचे छलांग लगा दें तो ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाएगी और हम 1 घंटे का सफर आधे घंटे में तय कर लेंगे। ट्रेन में कह कहे गूंज उठे और तसद्दुक पहले वो तालूत की तरफ बढ़ा, फिर रुख बदलकर दरवाजे की तरफ चल दिया। वो गैलरी में निकल गया था। हाय हाय, क्या ये कमबख्त सचमुच खुदकुशी करने गया? बड़ी माँ बोली। अरे नहीं बड़ी माँ, इतने मोटे आदमी खुदकुशी नहीं करते। तालूत बोला। तुम हो कौन बेटे, आगे आओ, बड़ी माँ ने कहा। और हम दोनों उनके करीब पहुंच गए। क्या नाम है तुम्हारा? आरिफ और यूसुफ, भाइयों की जोड़ी है, खुदा सलामत रखे। मेरी अफशन तुम्हें कहाँ मिली? बस यूं ही फिर रही थी, हैरानो परेशान, हमें इन्हें ले आए। बड़ा एहसान किया है तुमने मेरे लाल, मरते दम तक ना भूलूंगी, बड़ी माँ बोली। और सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। बड़ी माँ फिर शकीला को प्यार करने लगी थी। जरा सी देर में बड़ी माँ में जबरदस्त तब्दीली पैदा हो गई है, कमाल ने बताया। पहले क्या कैफियत थी? होशो हवास की बात नहीं करती थी, हर वक्त किसी हादसे का जिक्र करती रहती थी। 100 में से 1 बात कोई होश की होती थी। लेकिन अब आपने खुद महसूस किया होगा। हाँ, अब तो कोई ऐसी बात नहीं कर रही। बड़ा असर पड़ा है, मामू जान देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। तनवीर साहब किस किस्म के हैं? आपको पसंद आएंगे। गो उनके दिल पर भी गहरा जख्म है, लेकिन उसके बावजूद वो जिंदा दिल हैं। हाँ, जख्म से पहले तो उनका कोई जवाब ही ना था। बच्चों में बच्चे, बड़ों में बड़े, खुदा करे असली अफशां भी मिल जाएं, तालूत ने दिल से कहा। और कमाल ने सर झुका लिया। तसद्दुक काफी देर तक वापस ना आया तो कमाल को तशवीश हुई। आइए आरिफ भाई, तसद्दुक को देखें। जरूर देखो। मैं मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और हम लोग गैलरी में निकल आए। तसद्दुक साहब एक जगह पुश्त टिकाए हुए खड़े सिगरेट पी रहे थे और उस वक्त मैंने उस शख्स का चेहरा देखा। काफी खतरनाक चेहरा था, जिस पर से मासूमियत की चादर सरक गई थी। लेकिन हमें देखकर वह संभल गया और फिर उसके चेहरे पर नफरत के आसार उभर आए। आप नाराज हो गए तसद्दुक भाई? कमाल ने कहा। नहीं, मैंने सोचा आपके ज़ाती मामलात में मदाखलत मुनासिब नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है मिस्टर तबर्रक, तालूत बोल पड़ा। ठीक है, आपको मजाक उड़ाने का हक दिया गया है, मैं क्या बोल सकता हूँ। बहरहाल मुझे मुलाजमत करनी है। अरे आप तो संजीदा हो गए तसद्दुक साहब। यूसुफ एहतियात करो, मैं हर बात निहायत एहतियात से कर रहा हूँ। इनसे कहो मुझसे दोस्ती कर लें। आप मालिकान के मंजूर नज़र हैं जनाब, मैं आपकी दोस्ती के काबिल कहाँ? तसद्दुक ने तंज़ी अंदाज में कहा। बेहतर है मिस्टर तबर्रक, 2 ही चीज़ें होती हैं, दोस्ती या दुश्मनी, और दोस्ती आप ठुकरा चुके हैं, तालूत ने कहा। और फीकी सी हंसी हंस कर रह गया। फिर वो कमाल की तरफ रुख करके बोला, अजमत आबाद करीब आ गया है कमाल मियाँ, हमें तैयारियां करनी हैं। ठीक है, ज्यादा सामान तो नहीं है, आप अंदर जाएं, कमाल ने कहा। और तसद्दुक अंदर चला गया। हम तीनों खामोशी से भागते हुए मनाजिर का नजारा करते रहे। अभी चंद मिनट के बाद मामू जान के बागात नजर आएंगे। जिम्मेदारी भी है आपकी? मैंने पूछा। हाँ, मामू जान के शौक बहुत दिलचस्प और अजीब हैं, आप देखेंगे। ये बागात भी बस उन्होंने खरीदे थे यूं ही। एक दिन किसी बाग में जा निकले थे, यूं ही कहते रहे कि अगर कोई बाज़ौक होता तो मैं इसमें ये बनवाता वो बनवाता। पूरा बाग देखकर गर्दन टेढ़ी करके बोले, किसी बड़े बदज़ौक इंसान का बाग है। और फिर अपने बिजनेस मैनेजर को हुक्म दिया कि कुछ उम्दा किस्म के बागात खरीदे जाएं। तामील होने में कितनी देर लगती, और अब हमारे बागात में आला दर्जे के फल लगे हुए हैं। एक बाग में हसीन कॉटेज है, एक स्विमिंग पूल है जो शहर का सबसे बड़ा और जदीद किस्म का स्विमिंग पूल है। दूसरे बाग में एक छोटा सा चिड़ियाघर है जिसमें दरिंदे तक मौजूद हैं, बहुत खूब। अक्सर हम लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, आपको भी ले चलेंगे?
मैं तबरक भाई के बगैर नहीं जाऊंगा, तालूत ठनकते हुए बोला और कमाल हंस पड़ा। मुझे यकीन है कि आप तसद्दुक को खुदकुशी पर मजबूर कर देंगे, वो हंसते हुए बोला। मजाल है जो मर सके, तालूत बोला। गोया मरने नहीं देंगे, मैं दुश्मन को मारने का कायल नहीं हूं। ओह, तो आपकी दुश्मनी कन्फर्म है, कमाल ने कहा। खुद उसने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, तालूत ने जवाब दिया। ओह देखिए, अजमत आबाद के आसार नजर आने लगे। अचानक कमाल बोल पड़ा और फिर हम खामोशी से बाहर के मनाजिर देखने लगे। अजमत आबाद रेलवे स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन खासा खूबसूरत था। ये शहर काफी सरसब्ज था। प्लेटफॉर्म पर पूरी फौज इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उनमें तनवीर साहब नहीं थे, लेकिन मुलाजिम और अहले खानदान इतने थे कि बस। लो भाई, ये तो नवाब जलालुद्दीन से भी ऊंची कोई शय है, तालूत ने कहा। हाँ, लेकिन अफसोस हम यहाँ, मैंने कहा और अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे मुझसे गलती हो गई हो। मैंने तालूत के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन शुक्र था तालूत पूरी तरह मेरी बात की तरफ मुतवज्जा नहीं था। वो इस्तकबाल करने वालों की गर्मजोशी देख रहा था। लंबी लंबी कई कारें थीं। मुलाजिम अंदर घुस आए। सामान मुख्तसिर था, उन्होंने आपस में बांट लिया और फिर बड़े एहतराम से बड़ी माँ को नीचे उतार लिया गया। लेकिन जब शकीला भी उनके साथ नीचे उतरी तो एक ऊधम मच गया। अफशां बीबी, अफशां बीबी। चारों तरफ से पागलों के से अंदाज में लोग दौड़ पड़े। अफशां बीबी मिल गईं। शकीला किसी कदर घबरा गई थी। उसने बड़ी माँ का सहारा लिया और फिर बड़ी माँ के साथ ही जल्दी से कार में घुस गई। हम लोग कमाल के साथ दूसरी कार में बैठे थे। फिर ये काफिला चल पड़ा। कमाल एक कार की पिछली सीट पर हमारे साथ बैठा था। आपने देखा कोई एक है जिसे इनके अफशाबाजी होने पर शक हो? हाँ, शायद बिल्कुल ही शक्ल मिलती है। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। शायद, मैंने मुख्तसिर कहा। बकिया रास्ता खामोशी से तय हुआ और फिर हम एक आलीशान कोठी में पहुंच गए। शहर से किसी कदर बाहर एक पुरफिजा इलाके में बनी हुई ये कोठी दूर ही से आलीशान नजर आती थी। आम इलाके से ऊंची, शायद किसी पहाड़ी टुकड़े पर बनाई गई थी। ऊपर जाने के लिए ढलान रास्ते थे जिन पर दो तरफ दरख्त लगे हुए थे। इसके अलावा दोनों तरफ सुरख बजरी की रविशें थीं। फिर कोठी का जीमो शान फाटक था। रास्ते चूंकि चारों तरफ से थे, इसलिए 4 बड़े फाटक और चंद झैली फाटक थे। हमने बड़े गौर से ये सारी चीजें देखी। उसकी तरतीब भी एक खास अंदाज की थी। कोठी के सामने के हिस्से में एक अजीमुशान लॉन बना हुआ था, जिस पर जगह जगह हसीन मुजस्मे इस्तादा थे। खूबसूरत फवारे नित नए अंदाज में पानी उछाल रहे थे। इसके अलावा 3 सिमतों में छोटे छोटे खूबसूरत बंगले एक ही डिजाइन में बने हुए थे। बाद में ये मालूम हुआ कि ये तनवीर साहब के अजीजों के मकानात हैं। तनवीर साहब ने खुद ही अपने अजीजों के लिए तामीर कराए थे। बहरहाल तनवीर महल देखकर अंदाजा हो जाता था कि तनवीर साहब किस किस्म के इंसान हैं। गाड़ियां पोर्टिको में लग गईं और बड़ी माँ को नीचे उतारा गया। शकीला के सिलसिले में खूब हंगामे हुए। हमें उस बेचारी की परेशानी का एहसास था, लेकिन बहरहाल फंस गई थी। अफशाबाजी के सिलसिले में खूब हंगामे होंगे, मेरा ख्याल है। हम और आप उन हंगामों से दूर रहें तो बेहतर है, कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा आप मुनासिब समझें, मैंने कहा। मेरी एक पेशकश है, अगर आप पसंद करें। बोलो, मैंने कहा। आपने ये झैली बंगले देखे हैं? हाँ, इनमें से एक में मैं अपनी वालदा और छोटे भाई के साथ रहता हूँ। आप पसंद करें तो मेरे साथ ही क्याम करें, कमाल ने कहा। हाँ, अंदाजा हो रहा है कि जल्दी यहाँ पजीराई नहीं होगी। बहरहाल ठीक है, यही सही। ओह, ये बात नहीं है, आपकी पजीराई के लिए मैं काफ़ी हूँ, कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने कोई जवाब नहीं दिया और हम कमाल के साथ चल पड़े। ये छोटे छोटे बंगले भी अंदर से बहुत खूबसूरत थे। एक खूबसूरत से ड्राइंग रूम में कमाल ने हमें बिठाया और फिर अंदर चला गया। एक मुलाजिम चंद ही मिनट के बाद उम्दा किस्म की कॉफ़ी और दूसरी चीज़ें ले आया और फिर लिबास तब्दील करके कमाल भी आ गया। मैंने आपके लिए बेडरूम तैयार करा दिया है, चाय वगैरह पी लें, उसके बाद अगर थक गए हों तो आराम करें। और हम खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। फिर हमने बेडरूम देखने पर आमादगी जाहिर कर दी। बेडरूम भी काफ़ी खूबसूरत था। उसमें हम दोनों के लिए बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया गया था। बाथरूम मौजूद है। शुक्रिया कमाल, वैसे हम तुम्हें ज़्यादा वक्त तकलीफ ना देंगे। ओ प्लीज़, आप सारे ख्यालात जहन से निकाल दें। मैं ज़ाती तौर पर आपसे बहुत मुतासिर हूँ। वैसे अगर आप हमारे यहाँ कुछ अरसा क्याम करें तो मुझे दिली मुसरत होगी। शुक्रिया कमाल, अब इजाज़त हो तो हम कुछ देर आराम कर लें। ज़रूर, कमाल ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। मैं तो गुस्ल करूँगा, तालूत बोला। जाओ, फिर उसके बाद मैं भी गुस्ल करूँगा। और थोड़ी देर के बाद हम अपनी मसहरियों पर लेटे हुए थे। तालूत किसी गहरे ख्याल में था। तालूत, मैंने उसे आवाज़ देकर चौंका दिया। हूँ, क्या सोच रही हो?
तुम कुछ नहीं सोच रहे आरिफ? मसलन हम जिस अंदाज में यहाँ आए हैं मुनासिब है? नहीं। अगर कमाल हमें नहीं पूछता तो फिर हम किस हैसियत से यहाँ रुकते? ठीक है, चुनाचे यहाँ से निकल चलो। यहाँ के अलावा कहीं भी क्याम किया जा सकता है, वरना हम दोनों अपनी पोजीशन अजीब महसूस करेंगे। बल्कि अगर तुम बुरा ना महसूस करो तो मैं कहूँगा कि हम यहाँ लड़की के इवज रोटी खाएंगे। ओह, ये बात है तो फिर इसी वक्त ये जगह छोड़ दो। मैं उठकर बैठ गया। नहीं, कुछ देर तो रुकना ही पड़ेगा। एक बार शकीला से गुफ्तगू जरूर करेंगे। वो अगर यहाँ मुस्तकिल क्याम करने पर तैयार हो तो फिर हमारे यहाँ रुकने का कोई जवाज नहीं है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है आरिफ? किस बारे में? क्या हमें ऐसी सूरत में यहाँ रुकना चाहिए? हरगिज नहीं। क्या हम मफलूज हैं? रह गई शकीला की बात, तो यार कौन बदकिस्मत होगा जो इस शानदार पोजीशन को ठुकराएगा। हाँ, और फिर हमारा उससे लगाव ज्यादा पुराना भी नहीं है, और खास तौर पर ऐसी शक्ल में आरिफ जब हम खुद कल्लाश हैं। हम उस बेचारी से ये ऐश की जिंदगी क्यों छीनेंगे? ठीक है तालूत, फिर क्यों ना हम खामोशी से यहाँ से चलें? नहीं, उसकी क्या जरूरत है। एक बार शकीला से मुलाकात जरूर करेंगे, उसे कहकर जाएंगे ताकि वो ये ना समझे कि हमने बला टाल दी। चलो ठीक है। अफसोस वो दोशाला भी जल गया, वरना कम से कम यही मालूम हो जाता कि अंदर क्या हो रहा है। तालूत ने अफसुर्दा लहजे में कहा, और मैं भी खामोश हो गया। फिर हम खामोश लेटे रहे, और रात को चूंकि बेआराम रहे थे इसलिए नींद आ गई। नींद खूब गहरी थी। हम शाम 4 बजे तक सोए रहे, फिर जागे, मुंह हाथ धोया। सामने लगी हुई घड़ी ने 4 का घंटा बजाया था। मुंह हाथ धोकर हम तैयार हो गए, और फिर दरवाजे पर आए ही थे कि एक मुलाजमा अंदर आ गई। हमें देखकर वो चौंक पड़ी। कमाल मियाँ ने आपको देखने भेजा था, वो बोली। देख लिया? तालूत बरजस्ता बोला। हाँ, मुलाजमा ने सादगी से जवाब दिया। तो अब जाओ, तालूत बोला, और वह बेचारी चली गई। लेकिन फिर पलटी। उन्होंने कहा था कि अगर आप जाग गए हों तो उन्हें बता दूं। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हम जाग रहे हैं? जाग तो रहे हैं, तो फिर बता दो उन्हें। तालूत बोला, और मुलाजमा फिर वापस चली गई। मैं हंस पड़ा था। तालूत भी मुस्कुराने लगा। कमाल अच्छा लड़का है, और शायद उसे एहसास है कि मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त कमाल हमारे सामने आ गया। खूब सोए आप लोग, दोपहर का खाना भी गोल कर दिया, उसने कहा। हाँ, खूब गहरी नींद आई। कोठी में तो क्यामत मची हुई है। क्या हुआ? अरे वही अफशाबाजी के सिलसिले में किसी को कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन यह मुलाजिम कमबख्त खबरें नशर करने के खुसूसी जराए रखते हैं। आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। खूब। तनवीर साहब को भी इत्तला हो गई? मामू जान कल रात को बाहर गए थे, खुसूसी तौर पर उन्हें इत्तला दी गई है। मेरा ख्याल है पहुंचने वाले होंगे। टेलीफोन किया है, 4 बजे पहुंच जाएंगे। हकीकत बता दी गई उन्हें? अभी कहाँ, वैसे वो सख्त हैरान हैं। जाहिर है होंगे। इसके अलावा DIG पुलिस ने भी फोन किया था। वो अफशाबाजी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मैंने तसद्दक से कहकर उन्हें टाल दिया है। जाहिर है DIG शकीला साहिबा से सवालात करके मुजरिमों को पहचानने की कोशिश करेंगे और वो घबरा जाएंगी। चुनाचे मैंने कहलवा दिया है कि मामू जान के आने के बाद अफशाबाजी उनसे मुलाकात कर सकेंगी। DIG साहब उनसे उनके अगवा करनिंदगान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हाँ, और वो जाहिर है हमारे अलावा और कौन हो सकता है, माय डियर कमाल। जी? कमाल ताज्जुब से बोला। मेरा ख्याल है तुम एक बार फिर हमारी मुलाकात शकीला से करा दो। हम झगड़ों से आज़ाद रहना चाहते हैं। अभी हमें पुलिस के सामने भी जवाबदेह होना पड़ेगा। क्या वाकई हमारा जुर्म ऐसा ही है? ओह हरगिज नहीं यूसुफ भाई, आप बस मामू जान को आ जाने दें, फिर देखें। बराहे करम उस वक्त तक यहाँ क्याम जरूर करें। और अब एक बात बताएं। पूछो। शाम की चाय लॉन में पी जाएगी, आप उसमें शरीक होना पसंद करेंगे? किस हैसियत से? तालूत ने पूछा। एक मेहमान की हैसियत से। नहीं कमाल, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमें यहीं पिला दो तो बेहतर है, मैंने कहा। तब मेरा ख्याल है मैं छत पर बंदोबस्त कर दूं। वैसे मुझे उनके साथ शरीक होना पड़ेगा, यह असूल है। कोई हर्ज नहीं है, मैंने कहा, और कमाल चला गया। बंगले की छत से लॉन का मंजर नजर आता था। लॉन में रंगीन कुर्सियां लगाई जा रही थीं। सफेद लिबास में मलबूस मुलाजिम तेजी से काम कर रहे थे। फिर कोठी के बड़े गेट से एक लंबी स्याह सीढ़ान अंदर दाखिल हुई और पोर्टिको में लग गई। उससे एक तवीलुल कामत और वजी शख्स नीचे उतरा। चेहरे से ही मालूम होता था कि वो तनवीर है। उम्दा शख्सियत थी, आला दर्जे के सूट में मलबूस। वो निहायत बेचैनी से अंदर चला गया था। यही तनवीर मालूम होता है शायद, मैंने जवाब दिया। और फिर खानदान भर के लोग लॉन में जमा होने लगे। बेशुमार अफराद थे। तनवीर साहब अंदर ना जाने क्या कर रहे थे, ना जाने क्या तमाशा हो रहा होगा अंदर। हम दिल ही दिल में तिल मिलाते रहे, लेकिन क्या करते, बेदस्तों पा थे, खामोश बैठे रहे।
ملازمہ نے ہمارے لیے پرتکلف چائے کا بندوبست کر دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے لوازمات بھی تھے۔ ہم خاموشی اور کسی قدر بے دلی سے چائے پیتے رہے، اور پھر طالوت نے مجھے اشارہ کیا۔ میں بھی کوٹھی کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھنے لگا اور دیکھتا رہ گیا۔ شکیلہ پہلے ہی کون سی کم حسین تھی، لیکن اس وقت تو وہ نہ جانے کیا بن گئی تھی۔ آسمانی رنگ کی حسین اور قیمتی ساڑی میں وہ قیامت نظر آ رہی تھی۔ بڑی ماں اس کے ساتھ تھیں اور دوسرے بہت سے لوگ۔ تنویر صاحب موجود نہ تھے۔ شکیلہ پروقار انداز میں چلتی ہوئی لان میں پڑی کرسیوں کے نزدیک پہنچ گئی۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے بعد اگر یہ لڑکی ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے تو اس کا کیا قصور؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہم نے تنویر صاحب کو کمال کے ساتھ آتے دیکھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کرسیوں سے کافی دور وہ رک گئے اور باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد چائے شروع ہو گئی، لیکن اس وقت میری نگاہ شکیلہ کی طرف اٹھ گئی تھی۔ شکیلہ بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی اور میری چھٹی حص کچھ کہنے لگی، لیکن میں نے طالوت سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ شکیلہ نے بڑی ماں سے کچھ کہا اور بڑی ماں بھی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر ہم نے تصدق کو ان کی طرف لپکتے دیکھا۔ تصدق جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد شاید کمال کو طلب کیا گیا۔ تنویر صاحب بھی کمال کے ساتھ آگے بڑھائے تھے۔ پھر نہ جانے کیا الجھی گفتگو ہونے لگی اور اس کے بعد ایک گروہ چل پڑا۔ شکیلہ سب سے آگے تھی۔ چائے کی میز پر انتشار پھیل گیا تھا۔ سب پریشان سے نظر آنے لگے تھے۔ کمال شکیلہ کے برابر پہنچ گیا، اور پھر تنویر صاحب نے دوسرے تمام لوگوں کو روک لیا اور صرف 3 آدمی آگے آنے لگے۔ یہ کمال، تنویر صاحب اور شکیلہ تھے۔ عارف، طالوت نے کہا۔ ہوں، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمال کے بنگلے میں داخل ہو گئے اور ہم ادھر سے رخ بدل کر بے نیاز بیٹھ گئے۔ چند ہی ساتھ کے بعد تینوں اوپر پہنچ گئے۔ شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھنے لگی۔ اس کے اندر طوفان بھرا ہوا تھا۔ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بڑی ماں کے لیے یہ بات مان جانی چاہیے؟ اس نے روندی ہوئی لیکن تیز آواز میں کہا۔ شکیلہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ بولی۔ کمال صاحب سے پوچھ لو، ہم تو جا رہے تھے۔ میں نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ کہاں جا رہے تھے؟ کسی بھی جگہ، بہرحال اس شہر میں نئے ہیں، میں نے کہا۔ تنویر اور کمال خاموش کھڑے تھے اور شکیلہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں اب یہاں نہیں رکوں گی۔ مجھے افسوس ہے کمال صاحب، میں اتنا بڑا ظرف نہیں رکھتی۔ میری دعا ہے کہ اللہ بڑی اماں کی مشکل حل کر دے۔ خدا کرے افشاں بی بی خیریت سے واپس آ جائیں۔ مجھے افسوس ہے، میں 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ براہ کرم میرا لباس واپس کر دیں۔ تم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بیٹے، وہ واقعی ناقابل برداشت ہے۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں سب۔ میں تمہیں روکنے کی جرت خود میں نہیں پاتا، لیکن اگر کچھ کہنے کی اجازت ہو تو شکر گزار ہوں۔ تنویر صاحب نے کہا۔ جی فرمائیے محترم، میں نے کہا۔ میرے ساتھ بڑی الجھن ہے۔ میری خوشی ہے کہ عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ افشاں کے بچھڑ جانے کا غم جتنا شدید ہو سکتا ہے شاید تم لوگ اندازہ نہ کر سکو۔ اس کے بعد بیگم کی بیماری نے ذہن کو شدید زخمی کر رکھا تھا۔ اچانک ٹیلی فون ملا کہ افشاں مل گئی ہے تو شادی مرگ ہوتے ہوتے بچا۔ یہاں نہ جانے کیا کیا آرزویں لے کر آیا تو حقیقت معلوم ہوئی۔ سوچا کہ کم از کم ایک الجھن سے تو نجات ملے گی، یعنی بیگم کی بیماری، اور پھر یہ بچی۔ افشاں سے اس قدر ملتی ہے کہ دل کا بہلاوا تو دیا ہی جا سکتا ہے۔ سوچو یارو، انسان ہی تو ہوں، کہاں تک ان امیدوں کو سہارا دیے رہوں گا؟ تنویر صاحب کی آواز میں ہلکی سی برراہٹ آ گئی۔ ہم خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگے۔ میں اس پورے کارخانے کا کرتا دھرتا ہوں، لیکن تنہا کون ہے جو میرا سہارا بن سکے؟ سنو بچوں، ہوں تو بالکل غیر، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی میرا یہ سلوک نہیں ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ہو گیا، غلطی ہو گئی، سزا دے لو، میں تیار ہوں۔ ارے نہیں تنویر صاحب، ہوا کیا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ یہی تو بدبختی ہے کہ ابھی تک میں بھی اس سے لاعلم ہوں۔ کمال میاں نے مجھے حقیقت بتائی ہے۔ اسے سن کر جس قدر رنج ہوا بیان سے باہر ہے۔ یہ کم بات ہے کہ میری بچی مل کر بھی نہیں ملی۔ محترم، مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ شکیلہ نے کہا۔ ہاں ضرور بیٹے، یہ لوگ میرے عزیز نہیں ہیں، لیکن دنیا میں اب میرا ان سے بڑا کوئی عزیز نہیں ہے۔ میرے والدین مر چکے ہیں۔ جن حالات میں انہیں ملی ہوں وہ ایسے تھے کہ میری زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جاتی، لیکن ان لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بے لوث میری مدد کی اور میں نے ان سے زندگی بھر کا سہارا مانگ لیا۔ اب پوری دنیا میں میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ باخدا یہ سارے عیش و عشرت ان کے پسینے کے ایک قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے اس چاہ کا؟ مجھے اس دولت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جو آپ کے پاس ہے؟ میری تو دعا ہے کہ آپ کی بچی مل جائے۔ میں خود عیش کر کے ان لوگوں کو نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں؟
भूखी रहूंगी तो इनके साथ, फुटपाथ पर रहूंगी तो इनके साथ। ऐसी शक्ल में मुझे तो शहजादी बना लिया गया और ये यहाँ लावारिसों की तरह पड़े हैं। मुझे माफ कर दें मोहतरम, अगर ये मुझसे ना कहते तो मैं बेगम साहिबा की कोई मदद ना करती। मुझे माफ कर दें, मेरा ज़रफ़ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इन्हें नज़रअंदाज करके खुद ऐश करूं और आपके काम आऊं। हूँ तो तुम तीनों ही आला ज़रफ़ हो, हम भी हैं, लेकिन बेटे अभी तक हमारा कसूर नहीं जाहिर हुआ, हमें कुछ कहने का मौका तो दो। तनवीर साहब बोले। जी फरमाइए। हम यहाँ मौजूद ना थे, हमें तहकीकात तो कर लेने दो। कमाल, मैं तुमसे भी जवाब तलब कर सकता हूँ। जी मामू जान, इनके लिए महल में बंदोबस्त क्यों नहीं हुआ? क्या ये फर्ज मेरा है मामू जान? गुस्ताखी मुआफ, लेकिन मैं जानता हूँ आप साफ बातें सुनने के कायल हैं। यकीनन। क्या तसद्दक साथ नहीं था? थे, लेकिन उनका सलूक इन लोगों के साथ शुरू से अच्छा नहीं है। क्यों? तनवीर साहब ने ताज्जुब से पूछा। कोई वजह नहीं है, बुलाओ तसद्दक को, तनवीर साहब ने कहा और कमाल ने जल्दी से एक मुलाजिम को भेज दिया। मेरे ख्याल में इन तमाम बातों की जरूरत नहीं है तनवीर साहब, आपका हुक्म है तो हम 2-1 रोज यहाँ रुक जाते हैं। और शकीला, तुम बहरहाल एक नए काम के लिए यहाँ तक आई हो, हमारे सिलसिले में जज्बाती ना हो। मुझे जलील ना करें यूसुफ साहब, बराहे करम, आप जानते हैं कि मैंने अपनी मर्जी से। ओफो, सब जज्बाती हो रही हैं, मेरी पोजीशन साफ हो जाने दो, फिर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तनवीर साहब जल्दी से बोल पड़े और मैंने लॉन में तितर बितर लोगों को देखा। बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी हमारी वजह से, एक मसला खड़ा हो गया था। चंद मिनट के बाद तसद्दक ऊपर आ गया, उसका सांस फूला हुआ था। तनवीर साहब उसे घूरने लगे। तुम बेगम साहिबा को लेने गए थे? जी सरकार। इन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? जी। सारी सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है? जी हाँ। तुम्हारी यहाँ क्या हैसियत है? तुम्हारे सुपुर्द क्या काम है? जी वो तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम्हारे आने वाले एक एक मेहमान के लिए हिफ्ज़े मरातब के मुताबिक बंदोबस्त करना होता है? जी हाँ। इन लोगों के लिए तुमने कहाँ बंदोबस्त किया है? इन लोगों को यहाँ ठहराना मुनासिब नहीं है जनाब, तसद्दक ने कहा। ओ क्यों, कोई खास बात है? जी बता दो। ये शरीफ लोग नहीं हैं, सूरत ही से। तसद्दक, तनवीर साहब सर्द आवाज में बोले, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो गए हो, मैं तुम्हारी जात से पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ। देखो मालियों ने लॉन की क्या हालत बना दी है, कल से तुम सिर्फ उन मालियों की निगरानी करोगे। अपनी निगरानी में सारे लॉन को ठीक कराओ, फिर बागों पर चले जाओ। इतने ज़हीन आदमी को मैं कोठी में नहीं रखना चाहता। जी वो गेट आउट। तनवीर साहब हलक फाड़ कर चीखे और तसद्दक जल्दी से वापस मुड़ गया। ये जिम्मेदारी उसकी थी और यारो अब तुम भी फराग दिली से काम लेकर मुआफ कर दो। वह हमारी तरफ मुड़कर बोले। अरे तनवीर साहब शर्मिंदा न करें। तालूत जल्दी से बोला। चलो नहीं करता, अब चलो चाय पर चलो। तनवीर साहब बेतकल्लुफी से बोले और उन्होंने दोनों तरफ से हमारे बाजू पकड़ लिए। अब रुकने की क्या गुंजाइश थी, चुनाचे हम चल पड़े। अच्छा खासा तमाशा बन गए थे। तनवीर साहब के अहले खानदान में नाश्ते की मेज पर बड़ी माँ और शकीला, उसके बाद तनवीर साहब, फिर मैं और तालूत, और हमारे बराबर कमाल बैठा था। तमाम लोग बैठ गए और चाय शुरू हो गई। हमारी यकसां शक्लें सबकी तवज्जो का मरकज बन गई थीं। बहरहाल अजीब सी कैफियत रही। फिर चाय खत्म हो गई और लोग उठने लगे। तनवीर साहब हम दोनों को लेकर लॉन के एक गोशे की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कमाल को आवाज दी और फिर हमसे पलटकर उसे हदायत देने लगे। फिर वो वापस हमारे पास पहुंच गए। आओ यहाँ कुछ देर गुफ्तगू ही रहे, वो बोले, और फिर हम दोनों उनके साथ एक फवारे के करीब पहुंच गए। फवारे के नजदीक एक खूबसूरत बेंच पड़ी हुई थी। तनवीर साहब ने हमें इशारा किया और हमारे साथ ही बैठ गए। तुम दोनों में से आरिफ कौन है और यूसुफ कौन? उन्होंने पूछा। ये यूसुफ हैं, आरिफ मैं हूं। तुम दोनों भाई हो? नहीं, दोस्त, और दोस्ती की रिवायत आपके इल्म में होगी। हाँ मैं जानता हूँ, बाज़ औक़ात दोस्तों की मोहब्बत भाइयों से कहीं ज्यादा होती है। हम इसकी मिसाल हैं यकीनन, और शायद कुदरत ने तुम दोनों को हमशक्ल इसीलिए बनाया था कि तुम दोस्ती की मिसाल बन जाओ। मेरी बात का यकीन करो, मैं शकीला को अफशा ही समझता अगर तुम दोनों की शक्लों की मिसाल मेरे सामने ना आ जाती। लेकिन इसके बावजूद अभी मेरे जहन में कुरीद है। यहाँ मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ बल्कि सख्त मजलूम हूँ। तुम कुदरत के कारखाने देखो, उसने मुझे जी भर कर दौलत दी है, ऐशो इशरत दिया है, लेकिन मुझसे यकीनन कोई ऐसी खता हो गई है जिसकी पादाश में उसने सब कुछ देकर मेरा सुकून छीन लिया है। अब बताओ क्या इस दौलत के इवज मैं सुकून खरीद सकता हूँ? मेरी सिर्फ एक ही बच्ची थी, मैंने उसे पाल पोस कर जवान किया और हमारी सारी मेहनत अचानक गुम हो गई। मेरे दिल का हाल समझ सकते हो तो समझ लो, मेरे पास उसके इजहार का सही तरीका नहीं है। तनवीर साहब की आवाज में लर्जिश और आंखों में नमी थी। हमें एहसास है तनवीर साहब, तालूत आहिस्ता से बोला।
ایسی حالت میں اگر میں کچھ احمقانہ سوالات کر لوں تو قابل معافی ہیں یا نہیں؟ آپ بے فکر ہو کر بات کریں، طالوت نے کہا۔ کیا تمہارے خیال میں میری افشاں کی اس قدر ہمشکل لڑکی میرے لیے معمہ نہ ہوگی؟ ہونا چاہیے۔ کیا میں امیدوں کے سہارے نہ لوں؟ میں تم سے اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر کے ہی اپنے دل کو سکون دے سکتا ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات ہیں۔ میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ممکن ہے وہ میری افشاں ہی ہو اور کسی وجہ سے اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہو۔ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ ہمیں بھول گئی۔ اب صحیح بات اسی وقت پتہ چل سکے گی جب تم مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتا دو گے۔ مجھے بتاؤ وہ کب سے تمہارے ساتھ ہے، کہاں تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ کیا تم میری مدد کرو گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ باتیں آپ سے چھپانا پڑیں گی جس کے لیے آپ اصرار نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس سے افشاں، میرا مطلب ہے شکیلہ کی ذات پوشیدہ نہ رہے۔ ہاں یہ درست ہے، طالوت نے کہا۔ وہ تنویر صاحب کی گفتگو سے بہت متاثر تھا۔ یوں بھی اس شریف آدمی کا دکھ واقعی بہت بڑا تھا۔ تو پھر مجھے بتاؤ۔ عارف، میرا خیال ہے ہمیں تنویر صاحب سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آمادگی ظاہر کر دی۔ شکیلہ سے ہماری ملاقات زیادہ عرصے کی نہیں ہے محترم، صرف 1 ہفتہ قبل ہم ملے ہیں، لیکن اس سے قبل ہم اسے دیکھ چکے تھے۔ اس بات کو بھی 1-1.5 ماہ سے زیادہ نہیں گزرا۔ او، کہاں، کیسے؟ کچھ عرصہ قبل ہم ایک ہندو ریاست درگا پور میں تھے۔ آپ کو اندازہ ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ او، درگا پور کا فاصلہ اس جگہ سے بہت زیادہ نہیں ہے۔ کیا تم لوگ وہیں کے رہنے والے ہو؟ نہیں، یوں ہی آوارہ گردی کرتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہم نے اسے ایک ہندو دیوداسی کے روپ میں دیکھا اور ہم اس کی تلاش میں لگ گئے۔ اس کی وجہ سے بڑے ہنگامے ہوئے کیونکہ ریاست کا دیوان اسے اپنانا چاہتا تھا۔ کچھ ہندو سادھو بھی اس کے چکر میں تھے۔ بہرحال بڑی کوششوں کے بعد ہم نے اسے ان کے چنگل سے نکالا تو اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس نے ہمیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے والدین کو قتل کیا جا چکا ہے اور اب وہ تنہا ہے۔ تب ہم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن اب سب کچھ ہے۔ ہم اس کی عزت کے نگہبان ہیں۔ ہندو ریاست درگا پور؟ تنویر صاحب پریشانی سے بولے اور پھر انہوں نے عجیب سے لہجے میں کہا، تو کیا اس خیال کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ریاستی ہندوؤں نے اسے اغوا کیا ہو اور اس کی یادداشت کھونے میں بھی ان کا ہی ہاتھ ہو؟ ممکن ہے کسی مقصد کے تحت کسی طریقے سے انہوں نے ایسا کیا ہو۔ ناممکن نہیں ہے، طالوت نے پرخیال انداز میں کہا۔ تب میرے بچوں، میرے اوپر احسان کرو، میں اس سلسلے میں لاکھوں روپیہ خرچ کروں گا۔ تم اس وقت تک میرے ساتھ یہاں قیام کرو جب تک میں خصوصی ذرائع سے کام لے کر شکیلہ کی حقیقت معلوم نہ کرا لوں۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں زندگی بھر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ مجھے اپنے دل کی لگی مٹا لینے دو۔ اگر یہ میری افشاں نہ بھی نکلی تب بھی میں تمہارا اسی قدر شکر گزار رہوں گا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تنویر صاحب، طالوت نے جواب دیا۔ میں تمہارا احسان مند ہوں میرے بچوں۔ کاش۔ تنویر صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ہم دونوں بھی اس انداز میں سوچنے لگے، کیا واقعی شکیلہ افشاں ہے؟ شکیلہ کی شخصیت بے حد پراسرار ہو گئی تھی۔ بہرحال ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ شکیلہ نے اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ خود اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ ہو، لیکن حالات پراسرار تھے۔ اگر ہندو سادھو اس کی یادداشت گم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرتے تو پھر شکیلہ خود کو شکیلہ ہی کیوں سمجھتی؟ وہ اپنے آپ کو راجہنسی کہہ سکتی تھی۔ بہرحال ابھی ہمارا ذہن بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو تم نے میری درخواست قبول کر لی ہے؟ تنویر صاحب نے چند منٹ کے بعد کہا۔ ہم حاضر ہیں تنویر صاحب، خدا کرے ہم آپ کے کسی کام آ سکیں۔ تم میرے کام آ چکے ہو میرے بچوں۔ میں خفیہ طور پر چند لوگوں کو درگا پور بھیجوں گا، وہ وہاں رہ کر شکیلہ کے بارے میں معلومات کریں گے۔ یقین کرو میں نے افشاں کی تلاش پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ملازم رکھا ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ افشاں کا کھوج لگائیں۔ پولیس کے سارے ذرائع آج تک مجھ سے تعاون کر رہی ہیں، حالانکہ پولیس کسی کیس میں 2-4 ماہ سے زیادہ دلچسپی نہیں لیتی یقیناً۔ بہرحال میرے لیے دعا کرنا کہ خدائے قدوس میری یہ مشکل حل کر دے، میں سخت پریشان ہو چکا ہوں، تنویر صاحب نے کہا۔ ہمیں آپ کے دکھ کا احساس ہے تنویر صاحب، طالوت نے ہمدردی سے کہا۔ میں تمہارا مکمل تعاون چاہتا ہوں۔ یہاں رہ کر خود کو مجھ سے الگ مت تصور کرنا بیٹے، کسی سلسلے میں میرا انتظار مت کرنا، مجھے دلی مسرت ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم بڑے بے تکلف لوگ ہیں، طالوت نے کہا۔ اتنی دیر میں کمال واپس آ گیا، تشریف لے چلیے مامو جان، اس نے کہا۔ آؤ، تنویر صاحب نے کہا، اور پھر وہ ہمیں محل کے اندرونی حصے میں لے گئے جہاں ہمارے لیے ایک عالیشان کمرہ تیار کر دیا گیا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، جس چیز کی ضرورت ہو کسی بھی ملازم کو بلا کر بے تکلفی سے کہہ دینا۔ جی، طالوت نے جواب دیا۔
मैं खामोश था। तनवीर साहब हमें आराम करने का मशवरा देकर चले गए।